नमस्कार, मुद्दा में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जाहिरा अली। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 20वां दिन है। रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेस्क शहर में बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 20 आम लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 अन्य घायल हो गए। रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेनी सेना पर लगाया है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने इस हमले से इनकार किया है और कहा है कि ये रूस की ही मिसाइल होगी जो निशाना चूक गई है। इस बीच रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव को अपने कब्जे में लेने का प्लान तैयार कर चुकी है। उसने कीव पर हमले तेज कर दिए हैं। इस मिशन को अगले 48 घंटे में अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूसी व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है। अब तक बेलारूस से होकर रूसी सेना कीव की ओर बढ़ रही थी, लेकिन यूक्रेनी सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसे में अब रूसी सेना ने कीव में घुसने के लिए नई स्ट्रैटेजी तय की है। अब रूस ने नई स्ट्रैटेजी अपनाते हुए 3 दिशाओं किरस्तेन, चारनोबिल और प्रिलुकी की तरफ से सीधे कीव पर हमले तेज कर दिए हैं। ये स्ट्रैटेजी सफल होती हुई नजर आ रही है और अब रूसी सेना कीव सिटी सेंटर से सिर्फ 14 किलोमीटर पीछे रह गई है। महायुद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन को अब अमेरिका की तरफ से बड़ी राहत मिली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को हथियार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में मानवीय सहायता भी भेजी जाएगी और वहां से शरणार्थियों को अमेरिका में जगह दी जाएगी। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करते हुए दी। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि यूक्रेन के पास हमलावर रूसी सेना से बचाव के लिए हथियार हों। हम यूक्रेनी लोगों की जान बचाने के लिए पैसा, भोजन, सहायता भी भेजेंगे। हम यूक्रेन के शरणार्थियों का खुले दिल से स्वागत करेंगे। अमेरिका ने पिछले 1 साल में यूक्रेन को $1.2 अरब से अधिक की सुरक्षा सहायता देने का वादा किया है। अमेरिका $13.6 अरब की आपात मदद का पहले ही ऐलान कर चुका है। वहीं अमेरिका ने रूस की मदद करने पर चीन के खिलाफ प्रतिबंध की धमकी देते हुए कहा कि उसे अंजाम भुगतना होगा। व्हाइट हाउस ने बीजिंग पर झूठे रूसी दावों को फैलाने का आरोप लगाया कि यूक्रेन अमेरिका के समर्थन से रासायनिक और जैविक हथियार प्रयोगशाला चला रहा था। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि चीन रूसी सेना द्वारा यूक्रेनियन पर संभावित जैविक या रासायनिक हथियारों के हमले के लिए कवर प्रदान करने का प्रयास कर रहा था। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच जापान और भारत इस शनिवार को प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की भारत यात्रा के दौरान यूक्रेन और इंडो पैसिफिक में संकट पर आर्थिक सहयोग को मजबूत करेंगे और आंकलन साझा करेंगे। जापानी प्रधानमंत्री 19 मार्च की दोपहर को आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन ने नए दौर की बातचीत के जरिए संघर्ष के समाधान का एक कमजोर कूटनीतिक रास्ता भी खुला रखा है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित वार्ता में दोनों देशों के उच्च स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। ये वार्ता का 4था दौर था, लेकिन बैठक किसी सार्थक नतीजे पर पहुंचे बिना ही समाप्त हो गई। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है आज उसका 20वां दिन है। इसी पर हम विश्लेषण भी करने जा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू सेठ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि एक्स डिप्लोमेट है। इसके अलावा मेजर जनरल कोचर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले मेजर जनरल कोचर साहब, आपके पास ही आना चाहूंगी मैं, कि अब हम जिस तरीके से स्थिति आज देख रहे हैं, 20वां दिन हो चुका है इस युद्ध का और 4थे दौर की वार्ता भी हुई, वो भी विफल ही साबित हुई है एक तरीके से देखा जाए तो। लगातार जो वार्तों का दौर है वो भी चल रहा है और हमले जो हैं वो भी लगातार यहाँ पर हो रहे हैं। अब आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या इस युद्ध पर कभी विराम लग पाएगा? क्योंकि एक रिपोर्ट के जरिए ये बात भी सामने आ रही है कि रूस के पास जो हथियार हैं वो भी महज अब कुछ दिन के लिए ही बचे हुए हैं। करीब 14 से 15 दिन के बीच के जो उनके पास संसाधन है वो ऐसे बचे हुए हैं। खबरें ऐसी भी आ रही हैं, क्या कहेंगे सर? ये एक तो वेस्ट का एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो है वो एक सीमा पे चल रहा है। कोई भी इतनी बड़ी आर्मी अगर अपनी फौज की अगर तैयारी करती है तो मिनिमम महीने का उसके पास एमुनिशन होता है। अभी जो इंडियन आर्मी भी है वो भी WR 30-30 कॉन्सेप्ट पे काम करती है कि 30 दिन के लिए आपके पास इंटेंस के लिए है और 30 दिन आपके पास नॉर्मल वॉरफेयर के लिए एमुनिशन रहता है। और रूस आर्मी तो हमारी इंडियन आर्मी से और भी आगे
और आधुनिक है। और हमने अभी जो लड़ाई देखी है, अभी इंटेंस लड़ाई रूस ने नहीं की है। जी, ये जो लड़ाई है ये एक डेलिबरेट तरीके से रशियन आर्मी ने की है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगर उसका जो एमुनिशन और हथियार उसके अगर खत्म हुए। और दूसरा, हम जो वॉर फ्रंट से भी रिपोर्ट्स सुन रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ इक्विपमेंट इतना हैवी नहीं रहा है रशियन आर्मी का, लिमिटेड लॉसेस हुए। तो अगर आप इस चीज को एनालाइज करें, आपको कि रशियन आर्मी के पास अभी भी बहुत क्षमता है। और दूसरा है कि ये जो टॉक्स का जो सिलसिला जिसके बारे में आपने जिक्र किया है, टॉक्स एक हमेशा ही कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे हमने चाइना और इंडिया के बीच में भी देखा कि 15 राउंड हो चुकी है, जी, फिर भी अभी कोई समाधान सामने नहीं आ रहा है। सिमिलरली अभी तो ये 4 राउंड्स ही हुए हैं यहाँ के टॉक्स के, और भी राउंड चले। और जैसे जैसे रूस की पोजीशन स्ट्रांग होती जाएगी, आप देखेंगे ज़ेलेंस्की की जो पोजीशन है जो टॉक कमजोर होती जाएगी। जी, और अल्टीमेटली जब एक ऐसी स्थिति आएगी जब ज़ेलेंस्की को अपने जो हथियार है उसको रखने पड़ेंगे और रूस की बात करनी पड़ेगी। जी, जी सर, जाहिर तौर पर क्योंकि जो स्थिति है वो कहीं से भी यूक्रेन के पक्ष में जाती हुई अभी भी हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अब 20 दिन हो चुके हैं और लगातार जो आक्रामकता है हमलों की वो भी बढ़ती ही जा रही है। अब कीव पर भी मिसाइल दागी गई है। मंजू सेठ जी, आप इस बारे में क्या सोचती हैं? आपका क्या नजरिया है? जो मौजूदा हालात हैं, बातचीत के जरिए भी कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। कई दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन हमें कोई नतीजा साफ तौर पर नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि इनके जो आप देखेंगे जो डिस्कशंस चल रहे हैं वो किन मुद्दों पे हो रहे हैं। पहले कहा हमने अग्री कर लिया है सेफ कॉरिडोर्स पे, तो ये तो लड़ाई रोकने के मुद्दे थोड़ी ना थे। उन जो मेन कोर इश्यूज हैं इनके, यूक्रेन को मानना है कि वो नहीं जाएगा नेटो में और इनको या न्यूट्रल रहेगा। और साथ ही में अब जो प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि यूएस को और वेस्ट को मुझे एश्योरेंस देनी पड़ेगी, यूक्रेन से सिर्फ काम नहीं चलेगा। और लेकिन सीज फायर करने को दोनों तैयार नहीं है। वो कहते हैं वो बंद नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं वो बंद नहीं कर रहे हैं। ये जो इस किस्म का जो काउंटर एक्यूजेशंस एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं, ये और आप देख ही रहे हैं कि जो नैरेटिव दिखाया जा रहा है कि सिर्फ रूस बंद नहीं कर रहा है और यूक्रेन कह रहा है, और वो रूस कह रहा है कि यूक्रेन बंद नहीं कर रहा है। तो इनको जो बातचीत करनी है वो बिल्कुल मुद्दों पे करनी पड़ेगी और जो इनके टॉक्स हैं वो चलेंगे। और जैसे जनरल साहब ने कहा, ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इनकी बढ़ती जा रही है रूस की, तो वो अपनी बात मनवा के ही रहेंगे। उनका जो एंड गेम है, जो गोल है यहाँ पे लड़ाई से, कि यहाँ पे या तो न्यूट्रलिटी रहे और ये अश्योरेंस दी जाए उनको कि उनकी सिक्योरिटी, रूस की सिक्योरिटी किसी भी वे से थ्रेटन नहीं होगी, किसी भी वे से, चाहे नेटो के थ्रू, चाहे यूक्रेन के थ्रू, चाहे किसी भी तरीके से, ईस्टर्न यूरोप के थ्रू। तो उनको एक ये अश्योरेंस चाहिए और यूक्रेन से अश्योरेंस चाहिए कि ये इनके रूस के तरफ होंगे, प्रो इन द सेंस प्रो सपोर्टिव होंगे रूस के साथ। और आई थिंक नेबर हैं तो नेबर्स को साथ में सपोर्टिव बन के ही रहना चाहिए, नहीं तो आपस में जो लड़ाई है वो नेवर एंडिंग होगी। और लड़ाई से सोल्यूशन नहीं निकलता है। लेकिन अभी जो चल रहा है वहाँ पे, जैसे जनरल साहब ने कहा, ये टारगेटेड वो कर रहे हैं अपना इस वक्त, लेकिन डिस्ट्रक्शन इससे भी कितना हो गया, कितने लाखों लोग रेफ्यूजीज बन गए हैं और कितने मर चुके हैं दोनों साइड्स के। तो ये जो माइंडलेस वॉर है, मुझे लगता है कि इसको बंद करना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए और जो टॉक्स हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए और दोनों को गिव एंड टेक करके नेगोशिएशंस में कोई आपस में समझौता करना पड़ेगा और करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल।
जी बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है कि जो टॉक्स होते हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता निभाने के लिए ही बातचीत नहीं की जानी चाहिए यहाँ पर। मेजर कोचर साहब, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं अमेरिका लगातार यूक्रेन को मदद देने की बात कर रहा है और कह रहा है हम पूरी तरीके से मदद देंगे, सैन्य मदद देंगे, तो आपको क्या लगता है यूक्रेन क्या अमेरिकी की मदद के हिसाब से अपने आप को बेहतर दिखा सकता है? क्या वो रूस का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है अगर अमेरिका पूरी तरह से उसे मदद देगा तो? देखिए, अमेरिका ये मदद जो दे रहा है यूक्रेन को, ये एक प्रॉक्सी वॉर या इस तरफ इस कंट्री को लेके जा रहा है, क्योंकि प्रेजेंट स्टेट में जो अभी जो हालात हैं, और आपने इसको देखा होगा कि लाइव में भी जो इसको वेस्टर्न साइड में है यूक्रेन के, वहां पर भी रशिया ने बॉम्ब करी है, बिकॉज वहां से उनको मदद मिल रही है। जी। पोलैंड के हथियारों को अंदर लेके आ रहे थे और मर्सनरीज भी आ रहे थे, 120 मर्सनरीज को मारा भी गया, एक रिपोर्ट आई है। तो ये बेसिकली जो अभी मदद की बात है, ये फिलहाल की जंग में तो सामने जो ये जो हथियार आए, ये इनका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, पर आज में जो मैं इसको देख रहा हूँ, ये यूक्रेन जिस हालत में रहा है वो एक इंसर्जेंसी की हालत में जा रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स अपने पुलिस को लेके आएगा और वो लोकल पॉपुलेशन के साथ मिक्स करेंगे, उनको हथियार, और बाद में जो अभी यूक्रेन का जो हालात वाला है वो एक इंसर्जेंसी या प्रॉक्सी वॉर का होगा, क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन है वो है एंटी रशियन जी, और वो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट अभी जो एक उसके फरवर में आ चुकी है, और वो इतनी जल्दी एक प्रो रशियन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जी। तो ये आने वाले वक्त के लिए स्टेट्स यूक्रेन को मदद दे रहा है और देता रहेगा। जी जी। मंजू सेठ जी, आपके पास आना चाहूंगी अब कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि रूस ने चीन से भी मदद मांगी है यहाँ पर कि सैन्य मदद चीन उन्हें दे यहाँ, और अमेरिका भी लगातार ये बात कह रहा है कि अगर चीन ने उन्हें मदद दी तो उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है अमेरिका की तरफ से। तो ऐसे में अगर ऐसा होता है तो हालात तो बिगड़ सकते हैं और भी ज्यादा, और जैसे कि स्थिति देखने को मिल रही थी, जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के हालात भी पैदा हो सकते हैं अगर लगातार ऐसे हालात बने रहे, तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मुद्दा बहुत ही मर्की होता चला जा रहा है, जैसे कहते हैं बिल्कुल ही बिगड़ता जा रहा है सब कुछ। और चीन एक पॉइंट से कह रहा है कि हम कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, हमने कोई ऑफर नहीं किया है, हम बिल्कुल नहीं मदद करेंगे। तो जी, नैरेटिव्स एंड काउंटर नैरेटिव्स भी चल रहे हैं, और किसको बिलीव किया जाए किसको नहीं बिलीव किया जाए, बहुत ही मुश्किल है इस वक्त समझना कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और अगर नेचुरली अगर और चीन इसमें आता है या और कोई देश इसमें आगे अपना लड़ाई की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली ये बढ़ सकता है। और अगर नेटो जो अभी तक कहा है, नेटो यूएसए का है, इसमें बिल्कुल नहीं आएंगे, वी विल नॉट कम, नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, तो इसमें इसे वो केयरफुल है, उनको पता है अगर ये विश्व युद्ध बना तो न्यूक्लियर उस पर चला जाएगा। और प्रेसिडेंट पुतिन ने तो थ्रेटन कर ही दिया है कि हम इसको न्यूक्लियर हो सकता है, इससे आप बिल्कुल मत आइए, और इससे कोई आ भी नहीं रहा है। और उम्मीद है कि संयम ये लोग बरतेंगे और ये सीज फायर जल्द से जल्द हो, ताकि ये वहां पे पीस आए और टॉक्स जाके जो भी उनका अचीव करना चाहते हैं उसकी तरफ मूव करें, जो उनके टॉक्स हैं मीनिंगफुल हों। जी बिल्कुल, बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने की यहाँ पे पूरी कोशिश की जानी चाहिए। और जो दूसरे देश हैं जिनकी दोस्ती है यूक्रेन से और रशिया से, मसलन भारत भी एक ऐसा ही देश है, तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर पहल करनी चाहिए और समझाया बुझाया जाए कि किस तरीके से इस युद्ध पर विराम लगाई जाए। मेजर कोचर साहब, ये जानना चाहूंगी, अब 19 मार्च को जापानी प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है कि इसको लेकर कुछ वार्ता हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, इसको लेकर कुछ बातचीत हो सकती है, कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है कि आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए कि इस युद्ध को रोका जा सके? देखिए, जो कंट्रीज इस
वॉर को इन्फ्लुएंस कर, वो ऑलरेडी लगी हुई है। इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो मीडिएशन है, और वो यूक्रेन से भी उनके रिलेशन अच्छे हैं, और रशिया से भी हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स से भी अच्छे हैं। तो वो बात चल रही है कि उनका जो मीडिएशन हो रहा है, और ये जितनी भी क्वाड की कंट्रीज हैं, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, तो ये भी कंसर्न्ड है। और जरूर जब प्राइम मिनिस्टर, जापानीज प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी मिलेंगे, ये एजेंडा का हिस्सा आपका होगा, बिकॉज ये रीजन है। अगर हम इसको, जैसे मंजू जी ने भी कहा, जब तक हम इस एरिया को एक पीस जोन में कन्वर्ट नहीं, पॉसिबिलिटी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बाकी एरियाज में भी स्प्रेड करेगा। और चाइना का भी एक स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, क्योंकि आपकी लड़ाई खींचती जाएगी, इसमें चाइना को एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज मिलता है जी, और वो यूनाइटेड स्टेट्स के एक काउंटर के लिए रशिया को भी इस्तेमाल करेगा। तो इसीलिए ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, अगर ये जल्दी काबू नहीं आएगी, ये इंडो पैसिफिक में भी इसका इम्पैक्ट नजर आता दिखता है मुझे जी। और स्पेशली तरफ भी अगर आप अपना इसको तवज्जो अगर उस तरफ भी लेके जाए, तो चाइना को एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट रशिया है। अगर वो ईरान के ऊपर, तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट और जितने देश हैं जो इसको पीस कीपिंग में लगे हुए हैं, उनको जल्दी ही मिले। जी बिल्कुल, उम्मीद की जा सकती है जल्दी ही इसका कुछ निष्कर्ष निकले और पॉजिटिव निकले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। मंजू सेठ जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब जैसे कि हालात बने हुए हैं, किसी भी सूरत से जल्द ही खत्म होते हुए तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो भी स्थिति अभी बनी हुई है। अब कीव पर भी जिस तरह से आक्रामक हो गया है रूस, एक नई रणनीति के तहत उन्होंने पूरा कीव पर हमला किया है यहाँ पर, और पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए 48 घंटे में एक नई रणनीति उन्होंने बनाई है, ऐसा माना जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से वो उन्हें हार ना मिले और वो बेहतर रहें अपने हिसाब से, अपने आप को और ज्यादा सुप्रीम पावर साबित करने के लिए। तो अब आगे यूक्रेन की तरफ से क्या लगता है, क्या उन्हें झुकना चाहिए, क्योंकि अब कोई ऑप्शन उनके पास यहाँ पर हमें बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और जो उनके आम नागरिक हैं वो भी काफी परेशान हैं, और जिस तरीके से जेलेंस्की ने नागरिकों को भी इस लड़ाई में लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं उनकी जान को भी खतरा लगातार यहाँ बना हुआ है। अब जैसे जनरल साहब ने कहा, अब वो नेशनलिस्टिक फर्वर वहां आ गया यूक्रेन में। वो अब मुझे लगता नहीं वो झुकना भी चाहे तो उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अब सिविलियंस को इन्वॉल्व कर दिया, सबको इन्वॉल्व कर दिया है, और ये कहीं इनको लगता है कि अपने देश को हमें प्रोटेक्ट करना है। हम इनको, ये हमारे दुश्मन है, हम इनको अंदर नहीं आने देंगे, इतनी इजीली हम इनको टेक ओवर करने नहीं देंगे। लेकिन जहां तक नजर आ रहा है, क्योंकि इट्स अ स्ट्रॉन्गर आर्मी, इट्स अ स्ट्रॉन्गर फोर्स एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड, इमीडिएटली नहीं, लेकिन थोड़े दिनों में तो लग ही रहा है कि वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, ऐसे लग रहा है मुझे जी, कि वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। लेकिन ये लड़ाई जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, और जब तक पीछे से उनकी जो लीडरशिप है इनको लड़ाई करने का, सीज फायर का ऑर्डर नहीं देते हैं, और नेगोशिएशन प्रॉपरली, जैसे मैंने कहा, मीनिंगफुल, या आपने भी कहा मीनिंगफुल होते हैं, जी। ये चलने की उम्मीद है। ये बहुत ही और ये पावर प्ले भी चल रहा है, आप देखेंगे बिटवीन द टू पावर्स, और वो कह रहे हैं कि हमारा अपर हैंड हो, वेस्ट कह रहा है, यूएस कह रहा है, और रूस कह रहा है हमारा अपर हैंड है, हमारा बैकयार्ड है, हम यहाँ पे सुप्रीम है। तो ये चलने की उम्मीद है, और जैसे जनरल साहब ने कहा, इसमें चीन अपना फायदा देख रहा है, तो ये एक और हमें उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी कि अब इनका रवैया कैसा रहता है। जी बिल्कुल, चीन भी जाहिर तौर पर अपना फायदा इसमें देख रहा है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा हाथ चीन का भी माना जा रहा है। ये जो लड़ाई हुई है यहाँ पर, ऐसे भी कई बयान सामने आए हैं।
मेजर जनरल साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब जो स्थिति है हर कोई इससे वाकिफ है, लेकिन इंटरनेशनली इसका इफेक्ट होता हुआ ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है। ये जो लड़ाई है सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच में तो हो रही है, लेकिन इसका असर हमें ग्लोबली भी देखने को मिल रहा है। तो अगर ये जल्द ही लड़ाई नहीं होती है तो इसका कितना ज्यादा असर हमें देखने को मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पर जल्द? देखिए, हमको ऑलरेडी इसका असर शुरू हो गया है। अभी जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है, अभी जो $70 का होता था $130 का हो गया। और हमारी अपनी, अगर हम तो इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट देखें तो हमारी पूरी बजटिंग क्रूड ऑयल की हमने $20 के ऊपर अपनी बजटिंग की थी, आज 130 पहुंच गया। और 70% अभी के पास इक्विपमेंट जो है वो रशियन ओरिजिन का है। तो अभी वो जहां से स्पेयर्स आने हैं और इतनी सारी हमारी डील रशियन गवर्नमेंट के साथ में जब पुतिन इंडिया आए थे तो हमने एक 10 इयर्स का एग्रीमेंट भी उनसे साइन किया। तो ये सारे इम्पैक्ट होंगे। और जो भी ये आपके यूरोपियंस है, अच्छा, इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट और इनकी गैस रिक्वायरमेंट, इनकी ऑयल रिक्वायरमेंट रशिया से आती है जी। और अगर रशिया से नहीं आएगी तो यूनाइटेड स्टेट्स अगर इनको सप्लाई करेगा तो 10 टाइम्स उसका जो कॉस्ट आएगा इनके ऊपर। तो ये पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन पूरे वर्ल्ड की आप देखेंगे। अभी कोविड से इकोनॉमीज ने रिकवर भी नहीं किया था कि ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आपका लंबा खिंचता है तो वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट आने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत इम्पैक्ट उस चीज का पड़ने वाला है। और अब देखना होगा कब तक ये जो स्थिति है सामान्य हो पाती है, लड़ाई पर विराम कब तक लगता है, क्योंकि मौजूदा हालात तो देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि जल्द ही इसका कोई समाधान निकलने वाला है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे इस खास प्रोग्राम में। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।